हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग यहाँ पर फ्लेंज्ड बीम्स जिसमें टी बीम और एल बीम आते हैं उनका एनालिसिस किस तरह से करना है ये सीखने वाले हैं। देखिए, एनालिसिस जब बोल रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा टी सेक्शन या फिर एल सेक्शन के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, क्या उनकी वैल्यूज़ है, ये मुझे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट अस सपोज कि हमारे पास एक टी सेक्शन है। सो दिस इज द फ्लेंज ऑफ द टी सेक्शन। ये आपके टी सेक्शन का फ्लेंज है और ऑब्वियस सी बात है कि फ्लेंज के अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होगा एक वेब भी। सो लेट अस सपोज दिस इज द वेब ऑफ योर टी सेक्शन। बीच का जो पोर्शन है उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बिकॉज ये दोनों ही पोर्शन एक साथ एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करने चाहिए। सो देखिए, ये है आपका विड्थ ऑफ द फ्लेंज, दिस इज योर बी एफ। इन द सेम वे वेब का जो विड्थ है उसको मैं लिखता हूँ एज बी डब्ल्यू। सो दिस इज योर बी डब्ल्यू। इन द सेम वे डेप्थ ऑफ द फ्लेंज जो है दिस इज योर डी एफ। एंड यहाँ प्रेजेंट होगा, लेट अस सपोज आपने कुछ स्टील प्रोवाइड करा है तो स्टील तक का जो डिस्टेंस है उसको आप लोग लिखते थे एज द इफेक्टिव डेप्थ, दैट इज स्मॉल डी। ठीक है सर, चलिए ये तो कुछ बेसिक नोटेशन है जो आप सबको पता है। यहाँ पर जो एरिया ऑफ स्टील आपने यूज़ करा है उसको आप बोलते हैं एज AST। लेकिन इस तरह के टी सेक्शन का या टी बीम का एनालिसिस करना है तो यहाँ पर अलग अलग केसेस बन सकते हैं। अब इसमें भी जो अलग अलग केसेस है उसमें जो पहला केस है, चलिए फर्स्ट केस को समझते हैं। फर्स्ट केस क्या है? देखिए, हम यहाँ पर जब आरसीसी बीम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसमें एक न्यूट्रल एक्सेस होती है। वो न्यूट्रल एक्सेस के नीचे जो पोर्शन होता है उसमें टेंशन मानते हैं हम लोग, और ऊपर वाले पोर्शन में हम लोग कंप्रेशन मानते हैं। तो जो न्यूट्रल एक्सेस है उसकी लोकेशन कहाँ है, इसके बेसिस पे हमारे केसेस अलग अलग डिवाइड होते हैं। जैसे कि अगर मैं पहला केस ले रहा हूँ और ये मैं बोल रहा हूँ कि जो XU है, मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस है, उसकी वैल्यू डेप्थ ऑफ फ्लेंज से कम है, या यहाँ पर लिमिटिंग कंडीशन क्या है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, देखिए इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँ, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर डायग्राम कभी और आगे यूज़ करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मानते हैं कि मैंने बोला XU इज लेसर देन DF। मतलब क्या है, न्यूट्रल एक्सिस जो है वो आपके फ्लेंज की डेप्थ से कम डेप्थ पर प्रेजेंट है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ प्रेजेंट होगी, है ना। DF से छोटी है न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ योर XU इन द फिगर। ठीक है, XU ये है एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा, न्यूट्रल एक्सिस का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन होगा दैट विल बी योर अंडर टेंशन, और ऊपर वाला पोर्शन होगा कंप्रेशन में। इसका मतलब कि जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है वो ऊपर ऊपर ही प्रेजेंट होंगे, यस और नो। और अगर सिर्फ ऊपर ऊपर ही प्रेजेंट है तो पहले तो होता है हमारा कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस रेक्टेंगुलर डायग्राम, और उसके बाद जो बनता है दैट इज योर पैराबोलिक डायग्राम। ठीक है, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर ये पैराबोलिक डायग्राम बन रहा है। लेट अस सपोज दिस इज योर पैराबोला और उसके ऊपर जो है दिस इज योर रेक्टेंगुलर और लीनियर डायग्राम। ठीक है, तो अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है दिस इज नथिंग बट दिस इज द डायग्राम फॉर स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। क्लियर है? चलिए, ये बात तो क्लियर है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा ऊपर वाला कंप्रेशन जोन है वहां से मिलेगा हमें कंप्रेसिव फोर्स, एंड लेट अस सपोज दैट इज द कंप्रेसिव फोर्स C। और नीचे लगता है यहाँ से इस पर्टिकुलर पोर्शन से स्टील से मिलेगा मुझे टेंसाइल फोर्स दैट इज T। इन दोनों के ही बीच के जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं आप एज द लीवर आर्म। ये सब बेसिक नोटेशंस हम लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है। तो अगर यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस वाला पोर्शन है उसमें आपका जो सेक्शन है दैट इज नथिंग बट दैट इज अ सिंपल रेक्टेंगल, यस और नो। सो अगर मैं ये फर्स्ट केस बोल रहा हूँ कि भैया ऐसा केस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली मैंने जैसे पहले अभी आपको बोला दैट न्यूट्रल एक्सिस इज इन द फ्लेंज पोर्शन, इज इन द फ्लेंज पोर्शन।
और इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, इसका इंटरफेरेंस मैं यहाँ पर से बोल सकता हूँ कि भाई जो भी आपका स्ट्रेस डायग्राम है, कौन सा वाला, कंप्रेसिव वाला स्ट्रेस डायग्राम, उसके लिए करस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ द बीम कैसा है, दैट इज 100% रेक्टेंगुलर। सो मैं लिख सकता हूँ दैट बीम सेक्शन for the compression zone is fully rectangular। क्या है, पूरी की पूरी तरह रेक्टेंगुलर पोर्शन है आपके बीम का, वो पोर्शन जहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आने वाले हैं। और अगर पूरा का पूरा ही पोर्शन आपका रेक्टेंगुलर, क्योंकि देखिए नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये नीचे वाला जो भी पोर्शन है आपका वेब, वह है तो वो भी रेक्टेंगुलर, लेकिन उसमें विड्थ पहले ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई है ना। लेकिन इसके ऊपर वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूंगा, दिस इज 100% रेक्टेंगुलर, है ना। अब क्योंकि कंप्रेशन वाला जोन सिर्फ इतना ही है, नीचे वाला जोन कुछ भी हो, कैसा भी हो, इससे कंप्रेसिव फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि हमारा कंप्रेसिव फोर्स सिर्फ और सिर्फ ये वाले कंक्रीट की वजह से मिलने वाला है। नीचे इस वाले कंक्रीट को हम लोग इग्नोर करते हैं और सिर्फ इस बार की वजह से मेरे को टेंसाइल फोर्स मिलेगा, या टेंसाइल स्ट्रेसेस सिर्फ और सिर्फ स्टील बार कैरी करेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ कि भैया ये बताओ अपना कंक्रीट कितना कंप्रेसिव फोर्स उठा पाएगा, तो आप बिल्कुल जानते हैं रेक्टेंगुलर बीम का एनालिसिस आप सबने इसके पहले किया हुआ है, सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन का। तो उसमें जो फाइनली फॉर्मूला आता था फॉर द कंप्रेसिव फोर्स, दैट वाज 0.36 FCK इंटू बी इंटू XU। यस और नो। हाँ, यहाँ पर जो विड्थ होगी वो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द विड्थ ऑफ द फ्लेंज है। इसी के अलावा अगर मेरे को टेंसाइल फोर्स कोई पूछ लेता है, तो टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इन द स्टील इनटू एरिया ऑफ द स्टील। यस और नो, दिस इज द टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस। अगर मुझे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस चाहिए, फॉर द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आप लोग क्या करते थे, फॉर द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आप कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस को इक्वेट करते थे, और यहाँ से आपको XU का फॉर्मूला मिल जाता था। क्या मिलता था, दैट वाज 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू FCK इंटू BF। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आप सबने पढ़ा हुआ है, और यही फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो कंप्रेसिव फोर्स है उसका जोन वाला बीम सेक्शन कैसा है, दैट इज 100% रेक्टेंगुलर। इन द सेम वे अगर कोई मेरे को लीवर आर्म पूछ लेता, तो लीवर आर्म कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी D माइनस 0.42 XU। यस और नो, सेम है एज इट इज जो कि आपने सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन में देखा था। तो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ दैट व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कंप्रेसिव फोर्स के हिसाब से मैं बोलूंगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.36 FCK इंटू B इंटू XU, that is your compressive force into lever arm, that is D minus 0.42 XU। in the same way अगर कोई मेरे को moment of resistance according to the tensile force पूछ लेता, तो फॉर्मूला क्या बन जाता, that is 0.87 FY into area of steel is the tensile force into lever arm क्या है, that is D minus 0.42 XU। क्लियर है, बहुत ही सिंपली आप यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। और ये बात का ध्यान रखना कि इसी पर्टिकुलर केस में जो आपका फ्लेंज्ड बीम है उसका एनालिसिस कैसे हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम हो रहा है ना। तो चाहो तो आप यहाँ पर नोट करके लिख सकते हो दैट व्हेन XU इज लेस देन और इक्वल्स टू बी DF, एनालिसिस of a flanged beam is exactly same as that of a normal rectangular beam, rectangular singly reinforced beam। ठीक है, तो आई होप शायद बात समझ में आई है। जो मैंने यहाँ पर नोट करके अलग से लिखा है इसका मतलब क्या है ना, और इसी के बेसिस पे तो ये सारे फॉर्मूलेज भी यहाँ पर हमारे सामने आए हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट केस, सबसे इजी केस था। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड केस और क्या बन सकता है। तो देखिए सेकंड केस क्या बन सकता है, केस नंबर 2 क्या बन सकता है। केस नंबर 2 सिंपली बन सकता है कि भैया जो आपकी XU की वैल्यू है वो DF से ज़्यादा हो।
तो यहाँ पर सेकंड केस लिख देता हूँ दैट XU इज मोर देन DF। ठीक है, अब इसका मतलब अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट न्यूट्रल एक्सेस इज इन द वेब पोर्शन, इज इन द वेब पोर्शन। ठीक है, फ्लिंज पोर्शन में था इसके पहले, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि न्यूट्रल एक्सेस कहाँ है, वेब पोर्शन में है। ठीक है, अब इसमें वेब पोर्शन में है वो बात ठीक है, लेकिन इसमें भी दो अलग अलग केसेस या दो अलग अलग कंडीशंस बन सकती हैं। पहली कंडीशन क्या बन सकती है कि जो फ्लिंज है उसमें यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस हो, फ्लिंज इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड। अब ये कैसे हो सकता है ये आपको बस समझाता हूँ। ठीक है, तो लेट अस सपोज, अगेन मैं वापस से बना देता हूँ आपका टी बीम। सो दिस इज योर टी बीम, ये अपना टी बीम है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बीच का पोर्शन हटा दूं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेगा। तो अगर अब मैं आपको बोलता हूँ कि भैया सबसे पहली चीज़ XU की वैल्यू क्या है, DF से ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो मेरा न्यूट्रल एक्सेस है वो कहाँ होगा, वो यहाँ कहीं होगा। लेट अस सपोज यहाँ है। सो दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या बोला, दिस इज द डेप्थ ऑफ योर XU। ठीक है, और DF क्या है, DF ये है। ठीक है, दिस इज योर DF। अब मैंने बोला क्या है आपको यहाँ पर कि यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड है। तो भैया पहले बताओ स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है। सर स्ट्रेस का वेरिएशन इन द कॉन्क्रीट होता है, ऊपर होता है रेक्टेंगुलर या फिर लीनियर, और नीचे होता है आपका पैराबोलिक। मतलब वेरिएशन होता है कुछ इस तरह का। ठीक है, तो अब अगर ऐसा वेरिएशन होता है और मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया फ्लिंज में कैसा स्ट्रेस है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस है, इसका मतलब ये जो लीनियर वेरिएशन जो दिख रहा था ये वाले पोर्शन का, ये पोर्शन पूरी की पूरी तरह से आपके फ्लिंज को कवर कर रहा है। मतलब फ्लिंज की डेप्थ आपके इस पोर्शन से छोटी है। अब ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस इज 3/7 ऑफ XU। और नीचे वाला जो पैराबोलिक वाला पोर्शन है वो कितना होता है, दैट इज 4/7 ऑफ XU। यस और नो। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर DF वाला लेवल है वो यहाँ है और 3/7 ऑफ XU वाला लेवल यहाँ तक है, इसका मतलब मैं अगेन क्या बोल सकता हूँ, दैट DF इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू बी कितना, 3/7 ऑफ XU। ठीक है, बात समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो भैया एक बात समझना, यहाँ पर हमें बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ये जो स्ट्रेस का वेरिएशन है जैसा पैराबोलिक होता था पहले वैसा ही अगर रहा तो उसका एनालिसिस तो मैं ऑलरेडी पहले से जानता हूँ, और इसके अलावा अगर 100% लीनियर है तो भी उसका मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। तो क्योंकि मुझे मेरा एनालिसिस ईजी बनाना है, मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पर ऑब्वियसली बात है इधर एरिया ऑफ स्टील भी प्रेजेंट होगा। मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा फर्स्ट फिगर है इस फर्स्ट फिगर को डिवाइड करता हूँ दो फिगर्स में। ठीक है, अब दो फिगर्स में, कैसे फिगर्स में, तो जरा ध्यान से देखिए। पहला फिगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जिसकी विड्थ है अपने वेब के बराबर। सो दिस इज ओनली द विड्थ ऑफ वेब। तो इसकी विड्थ कितनी है, दैट इज BW, नॉट BF, दैट इज BW। अच्छा मैंने स्मॉल BW लिया था तो स्मॉल BW ले लीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज द विड्थ ऑफ वेब। लेकिन ऑब्वियसली बात है सर अगर आपने वेब अलग कर दिया तो जरा देखो यहाँ से आपने ये पोर्शन पहले ही अलग कर दिया है ना, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कुछ एरिया ऑफ स्टील प्रेजेंट होगा, है ना। लेट अस सपोज मैं इसको AST1 लिखता हूँ। अब आप बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा सर यहाँ पर एरिया जो स्टील था वो तो AST लिखा था आपने इसके पहले, ये अलग क्यों है। जवाब देता हूँ अभी आगे, बट उसके पहले ये बताओ कंक्रीट का कुछ पोर्शन बच गया है क्या बनाना। हाँ सर बच गया है। कौन सा पोर्शन बच गया है सर, ये वाला एक्स्ट्रा पोर्शन है ना, जो फ्लेंज का पोर्शन बाहर निकला हुआ है ये वाला, और ये वाला इसको बनाना बाकी रह गया है। तो भैया ये जो दो पोर्शन है इसको अलग बना देता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए दोनों ही पोर्शन को अलग अलग बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये बीच का जो पोर्शन था दैट वाज वेब। डॉटेड बना रहा हूँ क्योंकि अब इसको कंसिडर नहीं करना है मुझे। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब एक और बात समझो, मैंने बोला था यहाँ पर AST1 है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ बच गया होगा एरिया ऑफ स्टील।
सो इसको मैं मान लेता हूँ AST2। अच्छा बट अब ये बता दो, ये कंक्रीट की विड्थ टोटल कितनी होगी, ये वाली विड्थ और ये वाली विड्थ दोनों मिलाकर, इन दोनों की वैल्यू मिलाकर क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू बी BF, दैट इज द विड्थ ऑफ द फ्लेंज माइनस द विड्थ ऑफ द वेब। यस और नो, ठीक है ना, क्लियर है। BF माइनस BW में लिख सकता हूँ। और इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर डेप्थ है, ये डेप्थ कितनी होगी, तो सर ये जो डेप्थ है ये डेप्थ हो जाएगी अपनी DF के बराबर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात। अच्छा ये मैंने जरा समझिए, मैंने इस कंक्रीट को अगर अलग करा है तो कंक्रीट की वजह से कंप्रेसिव फोर्स मिलता है, इस कंप्रेसिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टील होना चाहिए था ना, इसलिए मैंने क्या करा, ये टोटल एरिया ऑफ स्टील को डिवाइड कर दिया AST1 और AST2 में। हाँ डिवाइड करा, इसका मतलब मैं यहाँ पर बेशक लिख सकता हूँ दैट एरिया ऑफ स्टील जो टोटल होगा वो इन दोनों का समीशन ही होगा, क्योंकि मैंने AST को ही डिवाइड करा है दोनों भाग में। ठीक है, इसलिए डिवाइड करा है क्योंकि सर देखिए फर्स्ट वाले केस में जो कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेज होंगे वो तो एक दूसरे को इक्वेट कर देंगे, लेकिन सेकंड में जो कंप्रेसिव फोर्सेज होंगे बिकॉज ऑफ द कंक्रीट, उसको बैलेंस करने वाला भी टेंशन देने वाला स्टील होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप शायद बात समझ में आई है कि मैंने फर्स्ट फिगर को ही डिवाइड कर दिया है सेकंड और थर्ड फिगर में। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि सर मुझे अपने एनालिसिस को इजी बनाना है। अब जरा ध्यान से देखें, ये जो सेकंड फिगर है, इस सेकंड फिगर के लिए स्ट्रेस डायग्राम कैसा है, पूरा का पूरा वो डायग्राम जो कि एक रेक्टेंगुलर बीम के लिए होता था। यस और नो, पक्की बात है। तो अगर मैं यहाँ पर अब आपको पूछता हूँ, अच्छा ये बताइए कि रेक्टेंगुलर जो बीम है उसका एनालिसिस तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ कि भैया ये बताओ फिगर 2 का एनालिसिस करके बता दो, तो सर वो तो सिंपली वैसे ही होगा जैसे एक रेक्टेंगुलर का होता था, मतलब C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU। ठीक है, BW क्यों लिख रहा हूँ, आई होप शायद क्लियर है, क्योंकि विड्थ यहाँ पर विड्थ ऑफ वेब के बराबर है। इन द सेम वे T1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.87 FY इंटू AST1। ठीक है, और इसी के अलावा अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं पूछता हूँ फर्स्ट वाले में, ये है हमारा C1 और यहाँ से लग रहा है T1, तो अगर मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीवर आर्म, तो सर जैसा रेक्टेंगुलर वाली बीम में होता था लीवर आर्म की वैल्यू क्या होती थी, दैट वाज इक्वल्स टू बी D माइनस 0.42 XU, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करता हूँ फॉर द सेकेंड फिगर, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्स क्या आ जाएगा 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 0.87 FY इंटू AST1 इंटू सॉरी यहाँ पर B इंटू XU तो करा है, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा D माइनस 0.42 XU। चलिए पूरा लिख देता हूँ, हटा ही देता हूँ इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक ही लाइन में लिख लेते हैं, है ना। तो क्या आएगा इसके आगे, लीवर आर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज D माइनस 0.42 XU। ठीक है, इसी के अलावा अगर मैं टेंशन के कारण अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो टेंशन के कारण क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.87 FY इंटू AST1 इंटू D माइनस 0.42 XU। क्लियर है। ठीक है, वहीं इसके अलावा अगर मैं आपको फिगर 3 की बात करता हूँ, फिगर 3 मतलब क्या है, फिगर 3 को जरा ध्यान से अगेन देखो, सर ये रहा फिगर 3, लेकिन फिगर 3 में अगर मैं पूछता हूँ कंप्रेसिव स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा है, सर कंप्रेसिव स्ट्रेस इज लीनियर। ठीक है, और मैक्सिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता था वो कितना होता था, यहाँ पर ये कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होता था, दैट वाज 0.446 FCK, याद है ना, बिल्कुल याद है। तो अगर सर ऐसा है तो मैं यहाँ पर आपको पूछ सकता हूँ क्या C2 की वैल्यू, बिल्कुल सर कंप्रेसिव स्ट्रेस 0.446 FCK, है ना। इसके अलावा कितने एरिया पे लगेगा, सर ये एक्ट करेगा इन द एरिया दैट इज विड्थ, दैट इज BF माइनस BW इंटू DF। यस और नो। ठीक है, तो ये हो गया C2। इन द सेम वे अगर मैं पूछता हूँ भैया ये बताओ T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर T2 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टील पे डिपेंड करता है, तो दैट इज 0.87 FY इंटू AST2। यस और नो। सो लीवर आर्म की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पर ये बताओ, देखो यहाँ एक्ट कर रहा है आपका कंप्रेसिव फोर्स, तो इसके सेंटर पे ही एक्ट करेगा आपका,
लाइन ऑफ एक्शन है ना, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स कहाँ होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स C2 यहाँ होगा, कहाँ होगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ dF/2 फ्रॉम द टॉप, ठीक है। और ये यहाँ एक्ट कर रहा है आपका क्या, टेंसाइल फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, ठीक है, इधर एक्ट कर रहा है टेंसाइल फोर्स। तो लीवर आर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, लीवर आर्म ये डिस्टेंस होता है, दैट इज D माइनस dF/2, सो दिस विल बी द लीवर आर्म। लीवर आर्म 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर लीवर आर्म 2 की वैल्यू लिखनी थी, नीचे लिख देते हैं अगेन, लीवर आर्म 2 विल बी इक्वल्स टू बी D माइनस, कैपिटल D नहीं होना था, स्मॉल d होना चाहिए था, सो स्मॉल d माइनस dF/2। इन द सेम वे अगर मैं अगेन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करता हूँ सेकेंड वाला, तो यहाँ पर आप सिंपली कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू बी कंप्रेसिव फोर्स दैट इज 0.446 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF इंटू स्मॉल d माइनस dF/2। इन द सेम वे अगर ये तो हमारा किसके कारण है, ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्स है, अगर मेरे को कोई टेंसाइल फोर्स के कारण पूछ लेता तो बिल्कुल वो भी मैं निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.87 FY/AST2, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ पर, अगेन लीवर आर्म की वैल्यू है D माइनस dF/2, क्लियर है। चलिए यहाँ तक की बातें तो क्लियर है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर मेरे को कोई पूछ लेता भैया ये बताओ टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या आएगा, तो इन दोनों का समीशन आ जाएगा। कौन कौन से वैल्यूज का समीशन, एक तो ये दिख रहा है C1 और एक ये दिख रहा है C2, इन दोनों का समीशन कर दोगे तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा। इन द सेम वे T1 और T2 का समीशन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल टेंसाइल फोर्स। और अगर न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालनी है तो दोनों को आप इक्वेट करोगे, यस और नो। तो चलिए अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इक्वेट करने के लिए for the depth of neutral axis हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्सेस को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे तो देखो पहला वाला क्या आएगा, 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU, प्लस दूसरा वाला क्या था 0.446 FCK, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, और कितने विड्थ में था ये, BF माइनस BW विड्थ में था, और कितनी डेप्थ में था, एट अ डेप्थ ऑफ DF ओनली। और इसके अलावा टेंसाइल फोर्स टोटल कितना हो जाएगा, 0.87 FY इंटू AST, ठीक है। AST1 और AS2 दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है टोटल एरिया ऑफ स्टील ले लिया मैंने यहाँ पर, क्लियर है। सो ये आ गया हमारे पास। यहाँ से आप कैलकुलेट क्या कर लोगे, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हो। देखो बड़ा सा फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले को रटने से अच्छा होगा कि आप कंसेप्ट को समझे कि भैया ये इक्वेशन मैंने लिखी कैसे है, ठीक है। कि कंसेप्ट को समझोगे तो ये इक्वेशंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्लियर है यहाँ तक की बातें। अच्छा अब बात आ जाती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने की। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने की बात कर लेते चलिए अब। सो MOR निकालना है, तो MOR इसे मोस्टली कंप्रेसिव फोर्स के कारण ही निकालते हैं हम लोग। ये बताओ पहला कंप्रेसिव फोर्स दैट इज 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU, इसके लिए लीवर आर्म क्या था, दैट वाज D माइनस 0.42 XU, जो कि आपकी किसके लिए होता है, फॉर द रेक्टेंगुलर बीम ओनली, ठीक है। तो वो तो सेम ही था। प्लस सेकेंड जो कंप्रेसिव फोर्स था वो क्या था, 0.446 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF, और इसके लिए लीवर आर्म की वैल्यू क्या थी, दैट वाज स्मॉल d माइनस DF/2, ठीक है। तो ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया, क्लियर है, आसान था। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना भी आप लोगों ने सीख लिया फॉर द सेकेंड केस में भी पहली कंडीशन थी, हाँ है ना। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, कंडीशन नंबर 2 बोल सकता है कि व्हेन फ्लेंज इज नॉट यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड, व्हेन फ्लेंज इज नॉट यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड, इज नॉट यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड। इसका मतलब क्या है, इसका पहले मतलब समझते हैं फिर इसका एनालिसिस कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो अगेन मतलब समझने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ आपका अगेन T सेक्शन। सो लेट अस सपोज दिस इज योर T सेक्शन। अच्छा T सेक्शन में फ्लेंज की विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ,
क्योंकि फ्लेंज में ही तो मुझे मेनली यहाँ पर स्टडी करना है। एनालिसिस थोड़ा सा आसान साफ साफ आपको दिखे, उसके लिए ज़रूरी था थोड़ा सा फ्लेंज को बड़ा करना। चलिए, ये हो गया हमारा डायग्राम। बीच का पोर्शन हटा देता हूँ बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर एक्टिंग एज अ सिंगल बॉडी। तो अभी ज़रा सुनेंगे यहाँ पर। दिस इज डी एफ, दिस इज द विड्थ ऑफ फ्लेंज, दैट इज बी एफ। इन द सेम वे दिस इज योर बी डब्ल्यू। ठीक है, इधर होगा आपका कुछ रेनफोर्समेंट एरिया ऑफ स्टील। अब मैंने क्या बोला कि भैया जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है इन द फ्लेंज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली है कि अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूँ तो जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो स्ट्रेस डायग्राम पूरे के पूरे फ्लेंज खत्म होने के पहले ही हमारा फ्लेंज डायग्राम स्ट्रेस डायग्राम पैराबोलिक बन जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली तो शुरुआत में कैसा रहता है स्ट्रेस डायग्राम? रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट का मैं मान लेता हूँ कि ये डायग्राम कैसा बन गया? पैराबोलिक बन गया। ठीक है, अब देखो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस यहाँ है। सो वेयर इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस यहाँ है, इस लेवल पर है, क्योंकि उसके नीचे मैंने क्या बोल दिया? उसके नीचे मैंने बोल दिया कि भैया टेंशन जोन है। लेकिन जब मैंने ये बोला है कि भैया यहाँ तक ही प्रेजेंट है आपका कैसा? लीनियर। इसका मतलब कि ये जो पर्टिकुलर डेप्थ होगी, ये डेप्थ कितनी होती है? दिस इज नथिंग बट दिस इज योर 3/7 ऑफ एक्स यू। नीचे वाला पोर्शन कितना होता है? दैट इज इक्वल टू बी 4/7 ऑफ एक्स यू। ठीक है, तभी जरा समझना बात को। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई देखिए, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ तक ही है आपका लीनियर पोर्शन, इसका मतलब ये जो लाल या ग्रीन कलर से कर देता हूँ इसको शेड, ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है इसमें तो वेरिएशन कैसा है? कांस्टेंट है। किसका? स्ट्रेस का। लेकिन सर वेरिएशन है किसमें? वेरिएशन किसमें है? तो सर वेरिएशन है फ्लेंज के सिर्फ ये ब्लैक वाले पोर्शन में, है ना। अब क्योंकि ये ब्लैक वाला पोर्शन बहुत छोटा है, ब्लैक वाला पोर्शन क्या है? बहुत छोटा है, तो हमारा आईएस कोड क्या बोलता है कि भैया ब्लैक वाले पोर्शन को भी आप इग्नोर कर दो। इग्नोर कर दो मतलब क्या बोलता है कि आप ये मान लो कि भैया जो आपका स्ट्रेस का वेरिएशन है वो लीनियर ही है, कांस्टेंट स्ट्रेस ही है, बट ये जो पर्टिकुलर डेप्थ है आपकी 3/7 ऑफ एक्स यू, वहाँ तक ही वैसे तो कांस्टेंट है। वेरिएशन कहाँ तक कांस्टेंट है? 3/7 ऑफ एक्स यू तक कांस्टेंट है। आप क्या करो, ये 3/7 ऑफ एक्स यू से थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ तक आप ले लो कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ तक के लिए आप क्या ले लोगे? कांस्टेंट ले लोगे। तो अगर मैं अब ये एज्यूम करने की बात करूँ तो एज्यूम करने के लिए आप क्या करते हो? एज्यूम करने के लिए आपका लेट अस सपोज, वापस से फ्लेंज बना रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ फ्लेंज पोर्शन बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो एजम्पशन है वो सिर्फ फ्लेंज पोर्शन के लिए है। तो हम अब एज्यूम क्या कर रहे हैं कि अगर ये डेप्थ तक है आपका 3/7 ऑफ एक्स यू, तो अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इससे कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नीचे, मतलब यहाँ तक, ये जो पर्टिकुलर ग्रीन पोर्शन है, इस पोर्शन के लिए वेरिएशन कैसा है? दैट इज लीनियर है। और बाकी पोर्शन जो हमारा जो वेब वाला पोर्शन है उसको मैं कंसिडर कर ही लूँगा। ठीक है, तो अब जरा सुने, ये जो पर्टिकुलर डेप्थ है, ये जो पर्टिकुलर डेप्थ है इसको मैं लिख देता हूँ एज YF। ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ फॉर द कांस्टेंट स्ट्रेस। ठीक है, फॉर द कांस्टेंट स्ट्रेस हम ये नीचे वाला पोर्शन जो फ्लेंज का है उसको इग्नोर कर लेते हैं। और साथ साथ देखो भैया नीचे भी तो वेरिएशन है ना। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ तक ही मैंने माना क्या? कांस्टेंट। सो इधर ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ ऊपर, व्हाट इज दिस? YF इज द डेप्थ up to which we assume that stress is uniform. Stress is uniform as per IS code. ये हम खुद से एज्यूम नहीं कर रहे भाई। पहली चीज, ये हम खुद से एज्यूम नहीं कर रहे हैं। हम ये जो YF है, ये YF की वैल्यू हमें IS कोड बोलता है, और इसी YF की वैल्यू को क्या बोलते हैं? दैट इज द इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ फ्लेंज। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो इधर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ फ्लेंज अप टू विच द स्ट्रेस इज
कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। ये जो वाई एफ की वैल्यू है आईएस कोड बोलता है कि ये वाई एफ की वैल्यू निकाल सकते हो आप बाय अ फॉर्मूला दैट इज 0.15 इंटू एक्स यू प्लस 0.65 टाइम्स ऑफ डी एफ। ठीक है, तो भैया वाई एफ का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। आईएस कोड में डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिया गया है। और ये वाई एफ है क्या? ये सर वो डेप्थ है जहां तक आप ये एज्यूम कर सकते हो कि भैया स्ट्रेस की वैल्यू कैसी थी, कांस्टेंट थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, ये वाई एफ की वैल्यू जो है ये हमेशा ही क्या होनी चाहिए, डी एफ से छोटी होनी चाहिए। कि ये वाई एफ वाला केस तभी बन रहा है ना जब आपका फ्लिंज में जो स्ट्रेस था वो यूनिफॉर्म नहीं था, है ना। तो वाई एफ की वैल्यू हमेशा डी एफ से कम आनी चाहिए। बट इफ बाय कैलकुलेशन अगर मान लीजिए कि कभी ये वाई एफ की वैल्यू ज़्यादा आ जाए देन डी एफ, देन आप वाई एफ की वैल्यू कंसिडर कर लेंगे इक्वल्स टू बी द डी एफ। मतलब कभी भी आप वाई एफ की वैल्यू ज़्यादा नहीं लेंगे, हमेशा मैक्सिमम कितनी ले सकते हो, वाई एफ की वैल्यू डी एफ के बराबर ले सकते हो। ठीक है, और अगर ऐसा कर दिया, ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपने फ्लेंज वाले पोर्शन को तो सॉल्व कर लिया। ठीक है, फ्लेंज वाले पोर्शन की जो डेप्थ थी डी एफ उसको हटाकर आपने क्या मान लिया, वाई एफ डेप्थ है। लेकिन भाई यहाँ पर बात समझना कि ये वाई एफ पोर्शन में तो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म आपने स्ट्रेस ले लिया है, बाकी पोर्शन भी तो बचा होगा जिसमें वेरिएशन कैसा था, जिसमें वेरिएशन आपका पैराबोलिक और रेक्टेंगुलर दोनों था। तो हम यहाँ पर अगेन वैसे ही एनालिसिस कर रहे हैं जैसे इसके पहले वाले केस में करा था। पहले वाले केस में क्या करा था कि भैया वेब को मैंने पहले एक अलग कंसीडर कर लिया था, है ना, वेब को मैंने पहले अलग कंसीडर कर लिया था, और जो हमारा फ्लेंज वाला पोर्शन है उसको मैंने अलग कंसीडर किया था, याद है? ठीक है ना। तो अभी जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्लेंज वाला पोर्शन है इसकी विड्थ क्या आ जाएगी, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। ठीक है, लेकिन हाँ बी एफ माइनस बी डब्ल्यू के अलावा इसकी जो डेप्थ है वो क्या है, दैट इज ओनली वाई एफ। तो जो आपने इसके पहले ये वाले केस में जो भी आपने कुछ कैलकुलेशंस करी है उसमें जहाँ डी एफ लिखा हुआ था, डी एफ के क्या लिखोगे, वाई एफ लिखोगे। ठीक है, जहाँ डी एफ लिखा था उसके क्या लिखोगे, वाई एफ लिख दोगे। तो चलिए इसके लिए अगेन मैं आपको इक्वेशंस लिख कर दे देता हूँ। एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले कंप्रेसिव फोर्स, मैंने आपको क्या बोला था कि अगेन यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स आप निकालोगे। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्सेस निकालोगे तो कंप्रेसिव फोर्स आपका क्या आ जाएगा, C1 की वैल्यू दैट इज 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU। ये तो एज इट इज आएगा। T1 की वैल्यू भी एज इट इज सेम आएगी क्योंकि भैया जो आपका वेब वाला पोर्शन है वो तो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जो डेप्थ चेंज हुई है वो किसकी हुई है, फॉर द फ्लेंज चेंज हुई है ना। तो FY इंटू AST1, तो ये वेब वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। इन द सेम वे लीवर आर्म क्या हो जाएगा वेब वाले पोर्शन के लिए, दैट इज D माइनस 0.42 XU। ठीक है, और बाकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह निकालना आपको आता है। सो ये किसके लिए है, फॉर BW विड्थ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो BF माइनस BW विड्थ थी उसके लिए क्या हो जाएगा, C2 की वैल्यू दैट इज 0.446 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू YF। ठीक है, इन द सेम वे T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू बी 0.87 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील 2। ठीक है, और लीवर आर्म की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, दैट इज D माइनस, इसके पहले क्या लिखा था अपन ने, DF बाय 2 लिखा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, DF की जगह क्या आ जाएगा, YF बाय 2। ठीक है, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा ही चेंज हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। और अगर आपको कोई यहाँ पर पूछ लेता है कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या आ जाएगा, तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या आ जाएगा, 0.36 FCK इंटू BW इंटू XE। ये तो हो गया आपके वेब के कारण, और फ्लेंज वाले पोर्शन के कारण क्या आ जाएगा, 0.446 FCK इंटू BF माइनस BW दैट इज द विड्थ, और हाइट क्या आ जाएगी इसकी, YF। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। और अगर कोई पूछ लेता है कि भैया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बता दो, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे, देखो कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस को आप इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से पहले तो आपको अपना डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, तो चलो पूरा लिख ही देता हूँ, फॉर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस C और T इक्वेट करते थे आप लोग। ठीक है, तो C तो मैंने आपको लिख कर दे ही दिया, उसी को एज इट इज छाप देते हैं वापस से।
बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू प्लस 0.446 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू और वाई एफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू भी किसके बराबर आएगा 0.87 एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील। तो यहाँ से आप डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी निकाल सकते हो। इन द सेम वे अगर कोई मेरे को पूछ लेता भैया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बता दो, तो भैया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पर इस केस में, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू भी देखिए 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू एंड लीवर आर्म क्या होगा d माइनस 0.42 एक्स यू प्लस 0.446 इंटू एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ, दिस इज द C2 एंड इसके लिए लीवर आर्म की वैल्यू क्या है, दैट इज d माइनस वाई एफ बाय 2। सो ये आ गया आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है, बहुत ही ईजी था लेकिन ये ईजी सिर्फ तभी लगेगा जब आपको इसके पहले वाला केस के फॉर्मूले याद होंगे। मैंने डायरेक्टली आपको लिख कर दे दिया क्योंकि एनालिसिस में आपको पहले ही समझा चुका हूँ इसके पहले वाले केस में ही। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अब अगर यहाँ तक की बातें क्लियर है तो यहाँ पर जरा एक थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप लोगों के एग्जाम में जो केसेस है ना वो केसेस को थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेता है। क्या चेंज करके पूछता है कि अगर मैं मान लीजिए मैं बैलेंस्ड सेक्शन की बात करता हूँ, मैं किसकी बात कर लेता हूँ, बैलेंस्ड सेक्शन की बात कर लेता हूँ। तो बैलेंस्ड सेक्शन में आपको क्या पता है कि XU लिमिटिंग होता है सर, और उसकी वैल्यू जो होती है वो K इंटू डी के बराबर होती है। क्या ये पता है? हाँ सर ये पता है। तो अगर मेरे को वहाँ पर कोई ये पूछ लेता है कि भैया केसेस कैसे अलग अलग तरह के बने थे, तो भैया देखो हमने यहाँ पर इसके पहले केस क्या देखा था कि DF की वैल्यू क्या थी, पहला केस में DF की वैल्यू XU से कम थी, पहला केस ये बना था, है ना। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर से ऐसा बोल सकता हूँ कि DF की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि K इंटू डी के बराबर होती है, हाँ या ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि DF बाय स्मॉल d की वैल्यू जो होगी वो K से छोटी होनी चाहिए, है ना। अब देखो K की वैल्यू जो है ना वो K की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। फर्स्ट केस ये वाला जो केस था कि DF की वैल्यू क्या है हमारे XU से अच्छा छोटी नहीं, सॉरी ये तो बड़ी वाली थी, पहला केस लिया था हमने। फर्स्ट केस मतलब क्या, हमारा जो XU था वो पूरा का पूरा फ्लेंज के अंदर ही आ रहा था, ठीक है ना। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये फर्स्ट केस था, ठीक है। अब जरा बात करो K की वैल्यू क्या होती थी, 0.53, 0.48 और 0.46 होती थी, याद आ रही है? क्या होती थी वैल्यू इनकी, 0.48, 0.53 और 0.46 होती थी। यहाँ पर याद होगा आपको K की वैल्यू क्या होती थी, इक्वल्स टू भी 0.53 होता था फॉर Fe 250, 0.48 होता था फॉर Fe 415 और 0.46 होता था फॉर Fe 500, याद है। तो ये तो पहला केस था। बट अगर कोई सेकंड केस पूछ लेता है तो सेकंड केस कैसा था कि भैया DF की वैल्यू जो थी, DF की वैल्यू हमारी दैट वाज लेसर देन 3/7 ऑफ XU था, याद है ना, कि भैया कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्ट्रेस था हमारे फ्लेंज में। तो 3/7 ऑफ XU बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, DF बाय स्मॉल d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3/7 ऑफ K से छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब जरा समझिए, अगर मैं यहाँ पर K की वैल्यू ले लेता हूँ 0.53, तो DF बाय D की वैल्यू, DF बाय स्मॉल d की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू बी, अगर K की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पर 0.53 मतलब Fe 250 वाला, तो 3/7 ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.53। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, DF बाय स्मॉल d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी लेस देन 0.227 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होगा हमारा अगेन एक अलग केस हो सकता है। इस केस को आप 3/7 ऑफ XU के तौर पे ना लिखो, डायरेक्टली 0.227 लिख दे या 0.2 लिख दे, है ना। दिस इज फॉर Fe 250। इन द सेम वे DF बाय D की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैं यहाँ पर K की वैल्यू पुट कर देता हूँ 0.48, तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज लेसर देन 0.205, ठीक है। कब, अगर यहाँ पर K की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0.48, है ना, तो ये आ जाएगा फॉर Fe
0.415। इन द सेम वे डी एफ बाय स्मॉल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉर अगर मैं 0.46 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू भी होना चाहिए, ठीक है, 0.197, ठीक है, फॉर FE 500। तो देखो जो हमारा डी एफ शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू बी 3/7 XU वाला केस है ना, उसको आप देखोगे कि भैया डी एफ बाय डी की वैल्यू 0.2 के बराबर भी या उससे कम भी हम लोग कई बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जब ऑप्शन बनकर आते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही लिखा हो कि डी एफ की वैल्यू जो होगी वो 3/7 ऑफ XU से कम होनी चाहिए। नहीं, ऐसा ही ज़रूरी नहीं है कि लिखा हो, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही एग्जैक्टली लिख दे। इसकी जगह ये भी लिख सकता है कि डी एफ की वैल्यू जो है, डी एफ बाय स्मॉल डी की वैल्यू जो है वो 0.2 से कम हो, ऐसा भी लिखकर आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो समझ लेना भैया, है ना। इन द सेम वे जो थर्ड केस था उसमें क्या था कि भैया जो डी एफ की वैल्यू है वो अपने 3/7 ऑफ XU से ज़्यादा है, ऐसा भी अगर केस बनता तो वहाँ पर भी अगेन रेशियो क्या बनता, 0.2 बनता। तो अगर कहीं 0.2 लिखा हुआ है भाई, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स ऑप्शन देखकर घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ाया था, आपने तो 3/7 ऑफ XU करके लिखवाया था। भाई मैंने 3/7 ऑफ XU लिखकर बताया था, लेकिन वो यहाँ बताया था। अगर आप XU की वैल्यू पुट करते हो, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी वाला फॉर्मूला बता चुका हूँ, जिसमें सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम वाले केस में बता चुका हूँ ये, है ना। तो अगर ये फॉर्मूला पुट करते हो आप लोग, तो यहाँ पर आपका केस का जो कंडीशन है वो भी अलग तरह से आप लिख सकते हो, जो कि आपके क्वेश्चन में लिखी हुई मिल सकती है, ठीक है। बाकी इन सब कंसेप्ट से बेस्ड, इन सब इक्वेशन से बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, देखो ये तो आप सिर्फ तभी सीख पाओगे जब सच में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो उसके लिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो भी स्टेप्स होती हैं उन स्टेप्स को साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही अपने साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।